अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर अकील महफूज एंड वेलकम टू शाइनिंग स्टार एजुकेशन फोरम। आज जो है हम यूनिट 1 ऑफ द एमडी कैट डिस्कस करेंगे जो कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के रिलेटेड है। चैप्टर 1 और सम ऑफ द पार्ट ऑफ द चैप्टर 9 भी इस यूनिट 1 में आता है। अब यूनिट 1 में टॉपिक कौन से इंक्लूडेड हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास इंक्लूडेड है, आइसोटोप्स इंक्लूडेड है, मास स्पेक्ट्रोमीटर है, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मोल्स और एवोगाड्रोस नंबर है, मोल फ्रैक्शन है और मोलैरिटी है। अब जो पहला लेक्चर है उसमें हम रिलेटिव एटॉमिक मास और आइसोटोप्स को ही डिस्कस करेंगे। बाकी आपने डियर स्टूडेंट सही अटेंटिव होके एक लेक्चर को सुनना है। अगर जहाँ कहीं भी एक कंसेप्ट की आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रही है तो आपने वीडियो को दोबारा से सुनना है। पर्टिकुलरली जो एमडी कैट के लेक्चर सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ये नहीं है जो कि एमडी कैट के टेस्ट में अपीयर होने लगे हैं, जबकि जो कॉन्शियस स्टूडेंट हैं, जो अपने फ्यूचर के लिए कॉन्शियस हैं, जो फर्स्ट ईयर में हैं अभी स्टूडेंट, या कुछ स्टूडेंट जो सेकंड ईयर में अभी न्यू स्टूडेंट गए हैं, वो स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर को पढ़ लिया है वो भी इन लेक्चर को सुन सकते हैं ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि एक्चुअली के क्वेश्चंस होते किस तरह हैं। एमडी कैट कोई भी जो टेस्ट है, स्टूडेंट्स को ये टेस्ट जो है एक पहाड़ की तरह लगता है। बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हैं, बहुत बच्चे टेंस भी होते हैं, परेशान होते हैं किस तरह से तैयारी करते हैं, ये बहुत मुश्किल काम है। हालांकि बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। एक्चुअली देखें, 2 साल तक आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक्स पढ़ते हैं, फिर जाके किसी रीजनेबल मार्क्स तक पहुंच पाते हैं। मगर 3 मंथ आप एक कंसेप्चुअल स्टडी करते हैं और फ़ौरन से डायरेक्ट जो है आप ये समझते हैं कि आप बहुत अच्छे नंबर ले लेंगे। बहुत सारे बच्चे नंबर ले भी लेते हैं, बजाय इसके कि हम एंड ऑफ द ईयर जाके वो 3 मंथ्स में इस चीज़ की प्रिपरेशन करें। इसके बजाय ये बात अच्छी है कि आप जो ही आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो, मेरी इन वीडियोस का सबसे मेन पर्पस यही है कि जो स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट हैं, या ये फर्स्ट ईयर क्लियर कर चुके हैं, सेकेंड ईयर में न्यूली अभी गए हैं, वो स्टूडेंट भी इन वीडियोस को देखें। जिसने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है, ऑब्वियस बात है उसे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, जब वो वीडियो देखेगा उसकी माइंड में ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि एंट्री टेस्ट में एक्चुअली क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। तो बेसिक रीजन वो वाले स्टूडेंट जो ये अंडरस्टैंड कर जाए कि एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन पूछा किस तरह का जाएगा, तो वो स्टूडेंट ही विन करता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग अगर आप स्टार्ट से ही डेवलप कर लें तो कंसेप्चुअल स्टडी तो बहुत लिमिटेड होती है, आप आराम से अप्रोच को डेवलप कर सकते हैं। आप एकेडमिक जो कैरियर है उसको भी कंटिन्यू रखें, और जो एंट्री टेस्ट का पोर्शन है उसको अलग रजिस्टर बना रहे हैं, उसमें आप अलग से उसके रिलेटेड एमसीक्यूज और जो कंसेप्चुअल थिंग्स हैं उनको आप उनको नोट करते रहें। और साथ साथ जब कंटिन्यूज रखेंगे आपकी उस सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप भी बहुत अच्छी होगी, और उसके अलावा आपकी अंडरस्टैंडिंग भी सब्जेक्ट में ज़्यादा बनेगी और आपको एंट्री टेस्ट में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है कि यूनिट 1 जो है एमडी कैट के रिलेटेड लेक्चर 1 में हम रिलेटिव एटॉमिक मास और आइसोटोप को डिस्कस करेंगे। सिंपल मैनर्स में रिलेटिव एटॉमिक मास तो आम सी बात दिखती है कि ये तो टॉपिक बड़ा आसान सा है, तो सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं। मगर इससे कई बार ऐसे एमसीक्यूज पूछते हैं कि बच्चे स्टूडेंट को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इसका आंसर क्या होगा। वैसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम कार्बन 12 को ही क्यों कंसीडर करते हैं, जबकि जब हम रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करने लगते हैं तो देखिए ना, हम रिलेटिव एटॉमिक मास इज मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर टू द मास ऑफ दैट ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके हम वो मास फाइंड करते हैं। तो उसका रीजन क्या है कि कार्बन 12 जो है वो वाहिद एलिमेंट है जिसका मास फ्रैक्शन में नहीं है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक ये मास फ्रैक्शन में नहीं है। तो बेसिक रीजन क्या है कि इसका मास फ्रैक्शन में नहीं है। तो क्या वेरी फर्स्ट डे से ही कार्बन को हम यूज कर रहे हैं एज ए स्टैंडर्ड? नहीं। कई बार वो कह सकता है कि सिर्फ कार्बन ही ऑलवेज स्टैंडर्ड के तौर पर यूज किया जाता रहा है हिस्ट्री में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाइड्रोजन को पहले हम यूज करते थे, हाइड्रोजन को एज ए स्टैंडर्ड यूज करते थे, 1.008 इसका मास है। मगर जब हम इसको स्टैंडर्ड के तौर पर यूज कर रहे थे तो हम ये कंसीडर कर रहे थे कि हाइड्रोजन का मास जो है वो 1 है।
जबकि इसका मैथ फ्रैक्शन में है और 0.008 ये वैल्यू हम नेगलेक्ट कर रहे थे। और बहुत सारे एटॉमिक मैसेज जब हमने फाइंड आउट किए, हम कैसे फाइंड कर रहे थे, इसका मैथ 1 कंसीडर करके और 0.008 वैल्यू को नेगलेक्ट कर रहे थे। जब हम हायर एलिमेंट में जाते हैं जैसे यूरेनियम और उससे बहुत जो सीरीज है, उन एलिमेंट के मैसेज में जाके डिफरेंस जरूर आता है इस 0.008 मैथ की वजह से। तो फिर हमने हाइड्रोजन को नेगलेक्ट कर दिया और कार्बन को एज ए स्टैंडर्ड यूज करना शुरू कर दिया। अब फिर 1 AMU क्या होता है? तो 1 AMU एक्चुअली किसके इक्वल होता है? 1/12 ऑफ दैट ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 की 1/12 वैल्यू अगर लें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 AMU। ये तो बड़ी आसान बात है, बड़ी आसानी से अंडरस्टैंडिंग हो रही है। 1 AMU के हिसाब से हाइड्रोजन का जो मास है वो 1.08 AMU है। अब यहाँ से जो टिपिकल क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने लगा हूँ, वो देखते हैं कि आप में से कौन इसको अंडरस्टैंड करता है और आप में से कौन इसको अपने माइंड में फौरन से आंसर कर पाता है। वो ये है कि अगर हम ये कहें कि 1/6 ऑफ दैट ऑफ कार्बन 12 लें, अगर हम क्या करें 1/6 ऑफ दैट ऑफ कार्बन 12 लें, तो हाइड्रोजन का मास क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात डिक्रीज हो जाएगा। तीसरी बात रिमेन सेम होगा। इन तीन ऑप्शन में से कौन सी बात आपके ख्याल में पॉसिबल है? देखें, आप जल्दी से जज करें इससे पहले कि मैं आंसर करूं। 1/6 जो है अगर ले लें कार्बन 12 का, तो यहां से आंसर इसको काटें और इसको काटें, तो अब आंसर क्या आ गया जी? 2 AMU। अब बहुत सारे बच्चे ये समझ रहे होंगे कि रिमेन सेम होगा, मगर ये गलत है। बहुत सारे ये समझ रहे होंगे कि मास इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि AMU भी तो इंक्रीज हो गया। ये ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन कौन सा दुरुस्त है जी? डिक्रीज होगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये क्या वजह है डिक्रीज हो रहा है? आप देखें, आप मार्केट में जाते हैं, आपने क्या लेनी है जी? चीनी लेनी है और 1 किलोग्राम चीनी लेनी है जी। आपके पास वो जो पर्सन है वेट मेजरिंग करने के लिए जो स्टोन यूज कर रहा है वो 1 kg का ही है। 1 kg स्टैंडर्ड के तौर पर यूज हो रहा है, तो 1 kg के हिसाब से शुगर का वेट तो 1 kg ही होगा। मगर अब से कोई इंटरनेशनल यूनियन ने ये कहा है जी कि 1 kg को स्टैंडर्ड वेट के तौर पर यूज नहीं करना, 2 kg को स्टैंडर्ड वेट के तौर पर यूज करना है। तो अब जो स्टैंडर्ड वेट हो गया है वो 2 kg के इक्वल हो गया है, जबकि वो जो चीनी है वो तो 1 kg ही है। पुराने हिसाब से देखें तो 1 kg का वजन तो उतना ही है। हाइड्रोजन ने कोई इंक्रीज डिक्रीज तो नहीं होना ना। मगर जो स्टैंडर्ड मेजरिंग वाला था वो बड़ा हो गया। जब बड़ा स्टैंडर्ड हो गया है, 2 MU हो गया, 2 kg के इक्वल हो गया, तो उसके हिसाब से चीनी का मास कम पड़ जाएगा, क्योंकि नहीं कि अभी चीनी उधर ही 1 kg पे है, स्टैंडर्ड हमारा बड़ा हो गया है। इसके हिसाब से जब हमारा स्टैंडर्ड 2 MU का हो गया है तो ऑब्वियस बात है इसका मास हमें हाफ AMU के मुताबिक शो होगा। ये बात अंडरस्टैंड होगी। इस बात को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अगर किसी को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो आपने इसको दोबारा से वीडियो को सुनना है। अब नेक्स्ट बात ये है, वो रिलेटेड है जी जो AMU के रिलेटेड तकरीबन यही बातें आती हैं। अब उसके बाद आते हैं जी आइसोटोप्स। आइसोटोप्स जनरली हर बच्चा जानता है कि ये एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज। अब डिफरेंट एटॉमिक मैसेज हैं। हम आइसोटोप्स की सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज देखते हैं, क्योंकि एग्जामिनर कई बार MCQs में ये सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज तीनों की चीजें दोनों चीजें दे देता है। डिसिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज क्या है जी? एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम। उसके बाद पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल सेम है, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल सेम सेम। इलेक्ट्रॉन नंबर सेम है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सेम है, आउटर मोस्ट शेल ई फॉर इलेक्ट्रॉन है, ये सेम है। और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन वो पूछेगा कैसे?
अब वो कहेगा कि विच वन इज रिलेटेड, विच वन इज एक्चुअली रिलेटेड टू द आइसोटोप्स। तो वो कहे कि पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, उसके बाद कौन सी ये प्रॉपर्टी सेम हो, एटॉमिक नंबर दे दे, एटॉमिक मोशन, इलेक्ट्रॉन दे, केमिकल प्रॉपर्टीज, तीन ऑप्शन दे, थर्ड कहे कि ऑल ऑफ दीज। तो अभी इस बात है ऑल ऑफ दीज होगा। अक्सर हमने ये बात याद रखी होता है कि एटॉमिक नंबर सेम है तो उसको ऑप्शन को टिक कर देते हैं। बाकी हमने एटॉमिक मोशन में इलेक्ट्रॉन सेम, केमिकल प्रॉपर्टी सेम या पीरियोडिक टेबल में पोजीशन सेम, तो ये गलती कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा एमसीक्यूज रॉन्ग हो जाता है। डिसिमिलरिटीज क्या है? मैसेज डिफरेंट है, मैसेज डिफरेंट है। मैसेज क्यों डिफरेंट है? न्यूट्रॉन की वजह से। और जब मैसेज डिफरेंट हो जाते हैं तो डेंसिटी और अदर सब्सटेंस, अदर जो प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होने लगती हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, कई बार यहाँ से जो है ये बातें याद नहीं याद रखी, ये तीन ऑप्शन दे दे और थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन हो जो ऑल ऑफ दीज, तो ऑब्वियस बात है आपने ऑल ऑफ दीज वाले ऑप्शन पे जाना है। तो इसके रिलेटेड ये एमसीक्यूज हो गए। अब आइसोटोप्स के रिलेटेड वो ये पूछ सकता है जी कि कोई ऐसा आइसोटोप्स बताएं, आइसोटोप ऑफ एलिमेंट जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो ही नहीं। क्या आपके ख्याल में कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन ही ना हो? वैसे अभी सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा एलिमेंट हो सकता है कि जिसके पास न्यूट्रॉन ही ना हो? बिल्कुल है। देखें, हाइड्रोजन जो है इसका मास 1 और 1 होता है। इस केस में देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, और एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है? मास इक्वल होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। देखें यहाँ वैल्यू 1 लिखी हुई है, इसका मतलब प्रोटॉन 1 है तो न्यूट्रॉन 0 है, तो 1। तो हाइड्रोजन का जो आइसोटोप ये है प्रोटियम जिसको कहते हैं, उसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। फिर उसके बाद अगर ड्यूटेरियम के अंदर जाए तो 2 1, ऑब्वियस बात है यहाँ पे 2 हो गया है तो न्यूट्रॉन यहाँ पे 1 हो गया है। फिर ट्रीटियम आइसोटोप के ऊपर जाए 3 1, तो यहाँ पे आइसोटोप्स क्या हो गए हैं जी? जहाँ पे न्यूट्रॉन 2 हो गए हैं। इसी तरह कार्बन 13 14 और 12 हो गया, कार्बन 12 13 14। तो वो कार्बन 14 दे देता है और आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि कार्बन 14 के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो जल्दी में देखें, अभी हम प्रेजेंट जो कंडीशन है, आप बिल्कुल इजी कंडीशन में बैठे हुए हैं। जब एक आप एग्ज़ाम सिचुएशन में होते हैं, आप टेंस होते हैं, मेंटल अप्रोच इतनी फास्ट नहीं होती, जिसकी वजह से आप एक आम से एमसीक्यूज भी गलत कर आते हैं। इसलिए सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है कि आपने अपने नर्व्स को स्ट्रॉन्ग रखना है। कार्बन अगर 14 है तो आपसे वो पूछ ले कि न्यूट्रॉन कितने हैं, तो आप सिंपली कहते हैं कार्बन 6 होता है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सारे सेम होंगे। जबकि यहाँ पे इस केस में न्यूट्रॉन को फाइंड कैसे करेंगे अगर आपको याद नहीं रहे कितने, तो 14, तो इसके नीचे 6, अब ये बात है लिखा होगा कार्बन के 6 प्रोटॉन होते हैं और हर एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रिमेन द सेम, न्यूट्रॉन से डिफर कर सकते हैं। तो 14 - 6 तो 8 न्यूट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप रखनी है, क्योंकि अगर एक चीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग पहले से ना हो तो वहाँ पे फ़ौरन से इस चीज़ को परसीव करना, अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इस चीज़ का कंसेप्ट देना ज़रा ज़रूरी था। इसके अलावा आपकी बुक में डिफरेंट नंबर ऑफ आइसोटोप्स और डिफरेंट एलिमेंट दिए हुए हैं, वो सीधी सी रटे वाली बात है, वो आपने सही करके उसको रटा लगाना है। आगे जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेटेड टू द रिलेटिव अबंडेंस। अभी जो मैंने बात की है कि आइसोटोप जो बुक के ऊपर दिए हुए हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ आइसोटोप, वो आप बात याद कर लें। वो आप वहां से खुद याद कर सकते हैं, यहाँ बताने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ट्राई करेंगे कि कंसेप्चुअल बात करें। रिलेटिव अबंडेंस में क्या है कि हम ये देखेंगे कि एक जो आइसोटोप है वो दूसरे आइसोटोप के हिसाब से उसकी अबंडेंस कितनी है। अब यहाँ से जो अक्सर एमसीक्यूज आता है और जिसमें बहुत बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है, टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप, टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स। आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वो टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप वर्ड लिखा हुआ है जी 280, और ये ऑप्शन में मौजूद भी होता है और बच्चा इसी को टिक करता है, जबकि ये गलत है। बल्कि इसमें 300 को हमने ऐड करना है और 580 बनाना है, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप कौन सी नेचर के हैं, नेचुरली वाले हैं या आर्टिफिशियली वाले। सिंपल उसने सवाल पूछ लिया कि टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स आप बताएं, तो आपने जो नेचुरली एग्जिस्टिंग आइसोटोप थे जो आर्टिफिशियल हमने लैब्स में प्रिपेयर किए हैं, तो वो सारे सब मिलकर क्या बनाएंगे जी 580 डिफरेंट आइसोटोप्स। बात क्लियर। अब अगला वो कहे जी
कि टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप एग्जिस्टिंग इन नेचर। तो नेचर के अंदर जो एग्जिस्ट करने वाले टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप हैं वो 280 हैं। देखिए एंट्री टेस्ट में बहुत इंटेलिजेंट बच्चा भी एक छोटे से वर्ड की वजह से मार खा जाता है, क्योंकि वहाँ पे हम एक्चुअली कॉन्शियसनेस जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है टेंशन की वजह से। तो एक वर्ड जो है सारी कहानी चेंज कर देता है। सिंपल अगर टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप कहा तो 580, अगर उसने कहा इन नेचर तो 280 हम कहेंगे। ये बात क्लियर होगी। अगली बात ये है कि अब 280 तो आइसोटोप ये हैं, अब इन आइसोटोप्स में भी फर्दर दो टाइप हैं। एक है नॉर्मल आइसोटोप, नॉर्मल आइसोटोप्स, दूसरे जो हैं वो है रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। जो नॉर्मल आइसोटोप्स हैं वो आइसोटोप हैं जी 240, नेचुरली की बात हो रही है, और रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप हैं वो हैं 40। अब अगर वो कहे कि टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप कितने हैं तो 300 प्लस 40, क्योंकि ये वाले जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए गए हैं वो ऑलमोस्ट रेडियो एक्टिव हैं, तो ये 340 जो हैं ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैं जो आर्टिफिशियल नेचुरली हैं। मगर सिर्फ नेचर के अंदर जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैं वो 40 हैं, और जो नॉर्मल आइसोटोप हैं वो 240 हैं, और ओवरऑल नेचर के अंदर 280 आइसोटोप एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये बात भी क्लियर होगी। अब जो नॉर्मल आइसोटोप हैं इनमें भी फर्दर आगे जरा बात चलती है। वो वाले आइसोटोप जिनका मास इवन है, और फिर वो वाले आइसोटोप जिनका मास ऑड है। इवन एटॉमिक मास वाले जो आइसोटोप हैं वो हैं 154। वो कितने आइसोटोप हैं? 154। 154 टोटल आइसोटोप हैं इवन एटॉमिक मास वाले। अब 240 में से 154 निकाल दें तो ऑड एटॉमिक मास वाले बचेंगे। आपकी बुक में ऑड वाले नहीं दिए हुए और वो पूछता ही ऑड वाले है, तो वहाँ पे बंदा कैलकुलेशन पे जाता ही नहीं है, या कैलकुलेशन के बजाय आप इसको मेमोराइज ही कर लें। मगर वहाँ पे बंदा सोचता है ऑड वाला तो कहीं पे लिखा नहीं हुआ, कोई तुक्का मार रहा था बंदा। जबकि इवन का अगर हमें दिया हुआ है तो वहाँ पे हमारा माइंड क्लिक ही नहीं करता कि ऑड के हम वहाँ नॉर्मल आइसोटोप से फाइंड कर लें। तो 240 में से 154 निकाल दें तो 8 एटॉमिक मास वाले आ जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ से फिर ये भी क्वेश्चन पूछता है जी कि कौन से जो आइसोटोप हैं वो मोर अबंडेंट हैं, इवन एटॉमिक मास वाले या ऑड एटॉमिक मास वाले। ऑब्वियस बात है 154 इवन एटॉमिक मास वाले हैं तो ये मोर अबंडेंट हैं, तो इवन एटॉमिक मास वाले अबंडेंट हैं। इसकी बेस्ट जो जस्टिफिकेशन कैसे है जी, ऑक्सीजन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, आयरन हो गया और कैल्शियम। ये सिर्फ 5 एलिमेंट ऐसे हैं जो ये सिर्फ 5 एलिमेंट अर्थ क्रस्ट का 50% पार्ट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बात याद रखनी है। फिर अक्सर यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट कौन सा है? वो है जी सिलिकॉन। जो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट है ना वो सिलिकॉन है। क्या हम जितनी भी रॉक्स आप देखते हैं उन्हीं में सिलिकेट्स या एल्यूमिनेट्स होते हैं। और यहाँ पे बच्चा गलती क्या करता है, वहाँ पे उसने नाइट्रोजन का ऑप्शन भी दिया होता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ये हवा के अंदर या एयर के अंदर सबसे अबंडेंट एलिमेंट है जो कि 79% है। उसका ऑप्शन भी मौजूद होता है, सिलिकॉन का ऑप्शन भी मौजूद होता है, क्योंकि हमने जो बुक रीडिंग की होती है उसमें नाइट्रोजन आया होता है, सीधे सीधे हम नाइट्रोजन पे जाते हैं, टिक करते हैं ये ऑप्शन दुरुस्त है। जबकि हमने ये बात ही नहीं अंडरस्टैंड की कि उसने एयर का नहीं हमसे पूछा, उसने अर्थ क्रस्ट का पूछा है, तो अर्थ क्रस्ट में सिलिकॉन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, उसके बाद फिर इसी जगह से ये पूछता है जी कि कोई ऐसे एलिमेंट हैं जिनके आइसोटोप सिंगल हो या मोनो आइसोटोपिक हो। बिल्कुल एलिमेंट हैं, फ्लोरीन है, आयोडीन है, आर्सेनिक है, गोल्ड है। ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं, आर्सेनिक, फ्लोरीन, आयोडीन और आखिर में जो गोल्ड है। ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो अर्थ क्रस्ट में सबसे जो जिनके आइसोटोप जो है वन है, जो मोनो आइसोटोपिक है या सिंगल आइसोटोपिक है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये सिंगल आइसोटोपिक
एलिमेंट हैं, और तीनों के तीनों अगर ऑप्शन में दिए हों तो आखिरी ऑप्शन डेल्टा ऑप्शन ये हो सकता है कि ऑल ऑफ दीज, तो चारों के चारों आइसोटोप जो हैं वो मोनोआइसोटोपिक एलिमेंट हैं। आपने इसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना है। आई होप कि आपके कंसेप्ट जो हैं इन दो टॉपिक के रिलेटेड सही करके क्लियर हुए होंगे। आप क्या करें कि ये जो भी लेक्चर सुने उसके रिलेटेड एक रजिस्टर ले लें, उस टॉपिक लिखें और टॉपिक के रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आप नोट कर लें। जब कभी आप इजी फील करें, या तो आप वीडियोस को सुन लें या आप इन लेक्चर्स को रीड आउट करें। अगर आप लिसनिंग में गुड हैं तो आप लेक्चर अगेन एंड अगेन सुने। अगर आप एक चीज़ राइट करके उसको मेमोराइज करने में गुड हैं तो आप उस तरह से कर लें। मगर जब आप एक चीज़ जो विजनल एंड लिसनिंग कम्बिनेशन जो होता है ये स्ट्रांग होता है। जैसे जब भी हम किसी टीचर का लेक्चर सुनते हैं, वो जो है फंक्शनल रोल भी प्ले कर रहा है, उसकी एक्टिंग या उसका मेथड ऑफ टीचिंग, और उसके अलावा वो जो कुछ भी एक्सप्रेस कर रहा है अपने नॉलेज में, तो वो हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि हम विजन और लिसनिंग दोनों पावर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। जब हम सिर्फ रीडिंग कर रहे होते हैं तो कई बार माइंड हमारा प्रेजेंस नहीं होता, हम इधर उधर होते हैं, तो वीडियो अटेंटिवनेस शो करती है। तो आप इस तरह से अगेन एंड अगेन सुन के आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह।